नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार। आप देख रहे हैं दैनिक बैकअप समाचार पत्र का डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लेकर आ रहे हैं व्यक्ति विशेष संवाद कार्यक्रम। आज के हमारे चीफ गेस्ट बनारस वाले मिश्रा जी। बनारस वाले मिश्रा जी यानी हरीश मिश्रा जी हमारे साथ उपस्थित हैं, जो अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले तो हम दैनिक बैकअप परिवार की तरफ से उनका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद पत्रकार महोदय और बैकअप की पूरी टीम को, जिन्होंने हम जैसे गरीब गुरबे समुदाय के लोगों को अपने ऑफिस में बुलाया और हमारे दर्द पर एक व्यक्ति विशेष के कार्यक्रम के अनुसार के आधार पर हमारी बात को सुनेंगे। हरीश जी, सबसे पहला सवाल तो ये हमारा कि एक हरीश मिश्रा जो बनारस से उभर के बनारस वाले मिश्रा जी तक का सफ़र तय किए हैं, उनकी जीवनी क्या है? देखिए, मैं बड़ा ही मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ पत्रकार महोदय। मेरे पिताजी यहाँ चकबंदी के सीनियर अधिवक्ता हैं। मैं मूलतः अधिवक्ता परिवार से आता हूँ। मेरे भाई साहब अधिवक्ता हैं, पढ़े लिखे परिवार से हैं। और दूसरी बात, अधिवक्ता के परिवार से हैं, तो न्यायिक प्रणाली में मेरा ज़्यादा विश्वास है और अन्याय के खिलाफ मैं बेबाकी से बोल जाता हूँ। शायद इसीलिए आप लोग हमको ये कहते हैं कि मैं खुल करके बोलता हूँ, बेबाकी से बोलता हूँ। तो इस बेबाकी के पीछे कहीं ना कहीं मेरे पारिवारिक संस्कार और पारिवारिक बैकग्राउंड भी है, इसलिए मैं बोलता रहता हूँ। दूसरी बात यह है, बनारस वाले मिश्रा जी तक का सफ़र। देखिए, बनारस वाले मिश्रा जी मैं खुद से नाम नहीं रखा हूँ, मेरे पत्रकार साथियों ने और बाहर के जो भी लोग हमको सुनते थे, तो एक पुराना ट्रेंड हुआ करता था कि इलाहाबाद वाली मौसी जी हैं, कानपुर वाली बुआ जी हैं। तो इसी तरीके से हमारे तमाम पत्रकार साथी जो जब हमको पूरा नाम नहीं बुला लेते थे, तब पहचान बतौर जो है बनारस वाले मिश्रा जी बोलते थे। धीरे धीरे उसका इम्प्लीमेंट हो गया न्यूज़ चैनलों में और धीरे धीरे नाम बढ़ता चला गया, तो हम बनारस वाले मिश्रा जी के तक आ गए। तो बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है इस सफ़र को तय करने में। मिश्रा जी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर के आप लगातार वर्तमान सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। आखिर क्या आपको लगता है, क्योंकि विगत सरकार जो देखी जा रही थी, कांग्रेस की जो सरकार थी, वो भी महंगाई के मुद्दे पे, शिक्षा या स्वास्थ्य के मुद्दे पे घेरी गई थी और उसके बाद वो विपक्ष में आई। तो आप क्यों ऐसा करते हैं लगातार कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पे वर्तमान सरकार को आड़े हाथों लेते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, अगर आप मेरे बैकग्राउंड में जाएंगे तो मैं सन 2003 से राजनीतिक क्षेत्र में आया हूं। पहले छात्र आंदोलन में आया, उसके बाद से सन 2005 से मैं रेगुलर जो है जनता के सवालों पे लड़ता हुआ नज़र आता हूं। तो सन 2005 में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। मैं उस वक्त भी लड़ता हूँ। कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के कार्यकाल में नेता उभरे हुए हैं। देखिए, नहीं, देशभक्त जो फर्जी देशभक्त हैं वो सन 2014 के बाद से इस देश में उत्पन्न हुए, उनकी पैदाइश हुई है पत्रकार महोदय। लेकिन हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान और बुनकरों के सवाल पर बनारस में हम लगातार और हमारी पूरी टीम ने संघर्ष किया है और जो भी सरकारें रही हैं उससे नेट टू नेट हमने लड़ा है। लड़ने का इरादा क्यों है? क्योंकि मेरे घर में एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है तो दूसरी तरफ बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की भी तस्वीर है। ये चुनौती जो है, वर्तमान सरकार जो गोडसेवादी सरकार और मुखर्जीवादी सरकार और सावरकरवादी सरकार की जो विचारधारा है, वो हमारे पूरे बनारस, हमारे पूरे देश के ऊपर हावी होकर के गुंडई के बल पर सरकार चलाना चाहती है। हम जब जब घर जाते हैं या जब जब हम बनारस के तमाम सड़कों पर जाते हैं, बाबा साहब के तस्वीर को देखते हैं, तो मेरे अंदर जागृत हो जाता है एक ऐसी भावना जो भारतीयता के तरफ ले जाती है, एकता के तरफ ले जाती है, अखंडता के तरफ ले जाती है। तब मैं इनसे मुखर होकर के जो अपने मूल सवाल और अधिकार के लिए लड़ जाता हूं और अंतिम दिन तक पत्रकार महोदय मैं लड़ता रहूँगा। बैकअप के ऑफिस में बैठ करके मैं यह शपथ लेता हूँ बाबा विश्वनाथ का कि बाबा विश्वनाथ का अपमान करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं तब तक नहीं बख्शूंगा जब से तक इनको विपक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठा दूंगा। आपने अभी स्पष्ट किया कि आप बाबा साहब की विचारधाराओं पे काम करते हैं। उसी बाबा साहब के अनुयायी हमें लगता है कि हर दल के लोग हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी खुले मन से बाबा साहब की तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं। उसके बावजूद आपकी भाषा शैली प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए कुछ अलग ही निकल कर आती है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, ये देखिए, प्रधानमंत्री जी और योगी बाबा जी जो है भेड़िए टाइप के राजनीतिक पर्सनालिटी हैं। हम तो मानते हैं, तो हम तो गरीब और दलितों के बस्ती में दिखाई देते हैं।
नॉर्मल तरीके से दिखाई देते हैं। उनके राशन के लिए कोटा पर हम जो है लड़ते नज़र आते हैं। हम अपने नौजवान साथियों के लिए रोज़गार के लिए लड़ते नज़र आते हैं। हम अपने जो है अल्पसंख्यकों के सम्मान के लिए लड़ते नज़र आते हैं। ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान था पत्रकार महोदय। पता नहीं कौन सावरकर का विचारधारा ला करके जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जी का प्रयोग करने वाली जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी करती है, नरेंद्र मोदी जी करते हैं, योगी बाबा करते हैं। और दूसरा उनका कारण ये है पत्रकार महोदय जी, आपको अटपटा लगेगा लेकिन सुन लीजिए, सच्चाई को सुनना चाहिए। और ये बेबाकी एक बनारसी ही कर सकता है। बनारस कभी गुलाम नहीं रहा है, बनारस कभी गूंगा नहीं रहा है, इस बात को मैं बताऊँ। बाबा साहब के विचारधारा को न समझ पाना कहीं न कहीं योगी बाबा और मोदी बाबा का अनपढ़पन भी है। वो कभी स्कूल का मुंह नहीं देखे तो क्या बाबा साहब डिग्रियां तो उन्होंने शामिल की हैं, जैसा कि चुनाव आयोग के द्वारा जो पत्र भरवाया जाता है उसमें उन्होंने डिग्रियां शामिल की हैं, तो आप कैसे कह सकती हैं कैसे कह सकते हैं कि अनपढ़ हैं वो? पत्रकार महोदय, डिग्रियां शामिल की जा सकती हैं। और मोदी जी जो है कि अपने मुहम्मा से कहे थे कि हम चाय बेचते थे, चाय बेचने वाला यही बनारस का सड़क है। यहाँ चाय और पान का अंबार है और वहाँ छोटे बच्चे और लोग दिखाई दे जाते हैं। आप बताइए, दिनवा में काम करने वाला, रेलवे स्टेशन पर काम करने वाला वो लड़कवा कब जा रहा है दुकान शिक्षा लेने? दूसरी बात, उसके बाद वो गहना भी चुरा करके भाग गए। कहाँ गए? तपस्या करने चले गए। हम नहीं कर रहे हैं पत्रकार महोदय, ये प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। वो फिर उसके बाद मगरमच्छ भी पकड़ने लगे। तो कब पढ़े? क्या उस समय इग्नू का कोर्स चालू हो गया था? हमारे और आपके न समय में 87-89 के बाद में इग्नू आया था कि भाई हम प्राइवेट पढ़, हम भीख भी मांग रहे हैं। अच्छा, वो में भीख भी मांगे थे, ये तो भूल गए हम। हमारे प्रधानमंत्री जी भिखारी भी थे। हम बतौर मजाक नहीं कर रहे हैं, उनके हालात उनके परिस्थिति के आधार पर कर रहे हैं। भिखारी होना इस देश के अंदर पाप नहीं है, उस सरकार का पाप है। लेकिन जो भिखारी इस देश का जो है भीख मांगते हुए प्रधानमंत्री चला जाए तो ये मानना पड़ेगा आपको पत्रकार महोदय कि सरकारी जो उस समय सत्ता पक्ष में था उसने यह निर्माण जरूर किया था इस रास्ते का कि भीख मांगने वाला भी व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री बन सकता है। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में आप देख लीजिए, जो आदमी जो है 70-80 हज़ार के पैकेज पे काम कर रहा था, नोटबंदी, जीएसटी और उसके बाद कोरोना काल के बाद वो भिखारी बन गया जो है। तो ये रिवर्स गेम हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी से मेरा व्यक्तिगत कोई बहुत बड़ा बुराई नहीं है, लेकिन उनकी कार्यशैली और उनकी भाषा शैली और उनका जो नीति है वो दलितों के कगार पर ले जाने वाली है, गरीबों के कगार पर ले जाने वाली है, खून खराबा करने वाली है, दंगा हिंसा कराने वाली है। हम उनसे सहमत नहीं हैं और ना ही शायद कभी हो पाएंगे, क्योंकि उसके पीछे भी एक रीज़न है, बड़ा प्रमुख रीज़न है। हम लोग बनारसी आदमी, बना हुआ रस है हमारे के यहाँ। छोटा, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, पिछड़ा, जर्नल, मुसलमान, हिंदू सब एकजुट रहते हैं, एक दूसरे से रहते हैं, साथ में चाय करते हैं, पान करते हैं, देश विदेश और प्रदेश के हालात पर चर्चा करते हैं, एकजुट रहते हैं। आप एक बात बताइए पत्रकार महोदय, नरेंद्र मोदी जी कपड़े से देश के नागरिक को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? नरेंद्र मोदी जी जो है कि जब कोरोना काल में कहते हैं कि तबलीगी जमात के लोग CNRC में वो कपड़ा से ना पहचान रहे थे। तबलीगी जमात का एक भी व्यक्ति जेल के अंदर नहीं जा रहा है। अगर हम एक बात को पूछ लें तो आप भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि मुसलमानों का पक्ष लेता है, तब यहाँ बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत का हनन हो जाता है। मैं इतना बेबाकी से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। बाबूजी हमारे बड़े मेहनत से हम लोगों को पढ़ाए हैं। हम झूठ और गलत राजनीति करके जो हम अपने बाप का, अपने पिताजी का बदनामी नहीं करना चाहते, उनको लज्जित बेज्जित नहीं करना चाहते हैं। हम ऐसे नहीं हैं कि हम राजनीति के आधार पर अपने माँ को ले जा कर के लाइन में खड़ा करा दें। तो पत्रकार महोदय कुछ हमारा स्वाभिमान है, इसलिए मैं साहब जी, आमतौर पे यह भी देखा जाता है कि आप जिस भाषा शैली का प्रयोग करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया सेक्टर के विभिन्न चैनलों के माध्यम से, वो चीज़ें देखकर कई लोग कमेंट करते हुए नज़र आते हैं। कई लोग यह भी कहते नज़र आते हैं कि कहीं यह सस्ती लोकप्रियता गेन करने का तरीका तो नहीं है मिश्रा जी का? देखिए, एक बात हम बता दें आपको, अगर हमारे भाषा शैली पर कोई टिप्पणी कर रहा है तो उसको आप ये समझ लीजिए कि वो मूल बनारसी नहीं है। मूल बनारसी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो बनारस है वो बनारस हर शब्दों के पीछे एक अपना अंदाज छोड़ता है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी गुजरात से चले आते हैं, यहाँ आकर के वो झूठ बोल करके चले जाते हैं, वो सस्ती क्रिया आपको नहीं दिखाई देती है पत्रकार महोदय।
योगी बाबा मठ से निकल करके आते हैं, राजनीति में चले जाते हैं। ये आपको जो है कि सत्ता लोलुपता और सत्ता का लालच आपको नहीं दिखाई देता है। देखिए, कठोर वचन और सुवचन के साथ अगर कोई समन्वय हो करके आपके समक्ष जाता है कोई शब्द, तो उसको बनारसियत कहते हैं। बनारस ने ताज पहनाया है, बनारस ने ओढ़ दिया है पत्रकार महोदय। बनारस काहे नहीं अपनी बात कहेगा जो है। और मैं, आपने कहा कि कुछ लोग कहते हैं, हम एक बात बताइए, मान लीजिए एक बनारस का भोजपुरी जो बनारसी होता है, उसको तो मैं शायद आपका इजाज़त नहीं होगा, मैं यहाँ नहीं बोल पाऊँगा। हाँ, मान लीजिए ना, एक शब्द है बनारस में, माने इंग्लिश में उसको फूल कहते हैं, हिंदी में मूर्ख कहते हैं, उर्दू में बेवकूफ़ कहते हैं। पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बनारसी भोजपुरी में उस शब्द को क्या कहते हैं? उसको बकचोद कहते हैं। इस शब्द को समझिए। सुनने में अटपटा लगेगा, मैं जानता हूँ, बुरा लगेगा, मैं जानता हूँ, लेकिन किनको बुरा लगेगा? जो लोग इस बनारस के माटी की पैदाइश नहीं है, जो लोग इस बनारस को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, जो लोग इस बनारस को नीलाम करना चाहते हैं, उनको यह भाषा शैली बड़ा बुरा लगेगा। लेकिन बनारसी भोजपुरी में आपकी डिक्शनरी होगी तो अंग्रेजी वाले फूल और हिंदी वाले मूर्ख और उर्दू वाले बेवकूफ़ को आप बनारसी भाषा में क्या कहते हैं, इसको खोज लीजिएगा। हम लोग बनारसी आदमी, हम अपने मदर टंग का यानी अपना ज़मीनी जो भाषा है उसका उपयोग कर लेते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के जरतुए पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को जलन होने लगता है। ये सब बनारसी नहीं ना है पत्रकार जी, ये सब खाली जो है बनारस को लूटने के लिए आए हैं। तो ये सब खाली एकदम भेड़ियापंथी वाला चाल चल रहा है। हमारी लड़ाई अपने बनारस के तेवर, अपने बनारस के जज्बात, अपने बनारस का जो इरादा है, उसके साथ साथ अपने मदर टंग जो हमारी जो मातृभाषा है उसका भी प्रदर्शन हम करेंगे, चाहे वो अच्छा लगे किसी को, चाहे वो बुरा लगे, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। हम हर बात के लास्ट में जय बनारस कहते हैं और जय जय बनारस कह करके हम इन गद्दारों से लड़ेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। अभी जो आपने शब्दों की व्याख्या की हरीश जी, इसी शब्दों के व्याख्या के अनुसार आपने बताया कि जो मेरी मातृभाषा है, तो मातृभाषा तो हमारी हिंदी है। जिस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं वो क्षेत्रीय भाषा है और वो लोकल लोगों के साथ ही अच्छा लगता है। एक सम्मानजनित पद पे बैठे हुए लोगों के साथ ये भाषा शैली कैसे उचित है? एक बात बताइए, बिरसा मुंडा के रैली में जाएंगे तो आपके प्रधानमंत्री जी आदिवासी हो जाएंगे। पंजाब में जाएंगे तो जो है वहाँ पगड़ा बांध करके वो पंजाबी हो जाएंगे। मलयालम वाले क्षेत्र में जाएंगे, केरला में, तो वहाँ वो हो जाएंगे। कश्मीर में जाएंगे तो पठान के बच्चे हो जाएंगे। हमारे यहाँ सांसद होना, हमारे यहाँ का वोट ले लेना, हमारे यहाँ के भाषा को अस्वीकार कर देना, हम बनारसियों की क्या औकात है नरेंद्र मोदी जी के निगाह में और भारतीय जनता पार्टी की निगाह में, इसको स्पष्ट करा दीजिए। अच्छा, दूसरी बात है, आप एक बात बता दें, ये जो हमारे डीएम और कलेक्टर साहब हैं, ये जो कमिश्नर साहब लोग हैं, ये लोग तो मूल बनारसी हैं नहीं। ये लोग आते हैं बड़का बड़का स्टार लगा करके, संवैधानिक पद पर हैं, जनता के नौकर हैं, हमारे साहब हैं, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संवैधानिक आधार पर अगर देखा जाए तो ये जनता के प्रमुख चपरासी टाइप के लोग हैं, नौकर टाइप के लोग हैं कि नहीं है? यही ना दिया गया है। मुसहर को अगर अपनी बात कहनी होगी आपके आधार पर, आपके बात के आधार पर पत्रकार महोदय, तो इसका यह मतलब है कि अगर उसको डीएम साहब को एप्लीकेशन देना है तो पहले वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर ले या हिंदी भाषा का जो है वो कर ले, तब न जाएगा वो डीएम साहब के पास, क्योंकि वो तो बोल नहीं पाएगा डियर डीएम। तो वो तो यही ना कहेगा कि अरे डीएम साहब हमारे घरवा जनों की नोच ले ले, हमारे घरवा जमीनिया ले जनो डीएम साहब हमारे बचावा। डीएम साहब नहीं सुन पाएंगे इसका मतलब, मंत्री जी नहीं समझ पाएंगे इसका मतलब। हमारी जगह, हमारी ज़मीन, हमारी विरासत, हमारा समाज, हमारा पहचान जिस अधिकारी को नहीं समझ में आ रहा है, जिस नेता को नहीं समझ में आ रहा है, उससे मैं खुली चुनौती ये कहना चाहता हूँ कि वो बनारस की सरहदों को पार कर जाए। बनारस के सरहदों में अगर उसको रहना होगा तो ये सुनना होगा, जिसे बुरा लग रहा है वो अपना कहीं ठौर ठिकाना अलग से लगा ले, नहीं तो उसको बेवकूफ़ आदमी को बकचोद तो सुनना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात पर तो मैं लड़ूंगा, चाहे जहाँ तक लड़ना हो। हरीश जी, एक बात और भी देखने को आई थी, आप कई चैनलों के माध्यम से भगवा को आतंकवाद से जोड़ रहे थे। उसका रीज़न यह था, आप बता रहे थे कि यदि
अन्य कौम के जो रंग होते हैं वो आतंकवादी हो सकते हैं, तो भगवा भी आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि रंगों का मतलब क्या है, रंग का बंटवारा यहाँ क्यों किया गया और भगवा का असली तात्पर्य होता क्या है, आपके माध्यम से। देखिए, हम भगवा नहीं जानते, हम केसरिया जानते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। 2021 के नौजवान से आप सवाल कर रहे हैं। आधुनिक भारत के निर्माण में जहां भारत संघर्ष कर रहा हो अपनी अस्तित्व, अपने पहचान के लिए, उस समय आप ये सवाल कर रहे हैं। केसरिया न्यायप्रिय, सफ़ेद शांति प्रिय, हरा खुशहाली का प्रियता, ये भगवा, ये हरियर का वो अलग से वो मुसलमान जी लेके आवें, ये हिंदू जी लेके चलें, तब से तक कोई 18 ठो रंग जोड़ करके वो बौद्ध जी लोग लेके चलल आवें, फिर सफ़ेदका में करियवा तिरकोना जोड़ करके वो जैन साहब लेके चलल आवें। सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी पंथ का यहाँ इज्जत किया जाता है भारत के अंदर। तो पत्रकार महोदय एक बात बताइए, ये रंगों के आधार पर नफरत किसने सिखा दिया? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के वो चंद गद्दार जो इस भारत को आज भी बांटना चाहते हैं। पाकिस्तान बंटवारे में सबसे ज्यादा योगदान किसका था, आप हमको बताइए। हिंदू महासभा का जो संस्थापक कमेटी के वो मुखर्जी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने सबसे पहला सरकार किसके साथ बंगाल में बनाया था? हम आपसे पूछना चाहते हैं। जिन्ना साहब के साथ बनाया। और ये उसमें के नाजायज विचारधारा के लोग हैं कि जब जब ये सत्ता में जाते हैं तब तब ये जो है कि गरीब गुरबे रोटी के लिए तरस जाते हैं। उस वक्त भी बंगाल प्रांत में भूखमरी से 50 लाख लोग एक साथ मरे हुए थे। आपको इतिहास जानना होगा, आप पढ़िए। जिन्ना को भड़काने के वाले में जब हिंदू महासभा के नाम पर, हिंदू महासभा, हिंदू तो एक शब्द है भारतीय जनता पार्टी का, भगवा एक तो मतलब इनका एक आड़ लेने का काम है। भगवा के आड़ में ये अपना हिंसा कराते हैं। आप एक बात बताइए, धार्मिक लोग हैं ना। हरीश जी, शायद आपको जानकारी होना चाहिए, जिस भगवा के बारे में आप बयानबाजी कर रहे हैं, जिस भगवा के बारे में आप बता रहे हैं, किसी समय में विवेकानंद जी ने भगवा का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण आपको दिया था। उन्होंने 3 शब्दों का अलग अलग मतलब बताया था, जो 3 अक्षर हैं, भ, ग और वा। जो उन्होंने बताया था कि भ का मतलब भारतीय होता है, ग का मतलब गर्व होता है, व से वकालत होता है। जो गर्व से भारतीय होने की वकालत कर सकता है उसे ही भगवा धारण करने का हक है, वो राष्ट्रभक्त है, ऐसा विवेकानंद जी ने कहा था। तो इस पे क्या आप कह सकते हैं कि आप केसरिया को मानते हैं, भगवा को नहीं मानते हैं? अच्छा, इसमें एक बात बताइए पत्रकार, कि एमन से कौनो एक खो नेता बताइए जो वर्तमान समय के जो भगवा के प्रहरी लोग हैं, एमन से क मिला ऐसा हैं जो स्वामी विवेकानंद जी के राहों पर चलते आपको नज़र आ रहे हैं? राहों पे चलने की तो बात अलग होती है हरीश जी। जो उनके ऑफिस में, उनके कार्यालय में जो फ़ोटो लगे होते हैं, उसी फ़ोटो को दिखाकर आज राजनीति की जा रही है। तो कहीं ना कहीं विवेकानंद जी का प्रयोग, भारतीय जनता पार्टी का जो एक इकाई है छात्र परिषद, उसमें देखेंगे विवेकानंद जी को प्रमुखता से रखा जाता है, बेचा जाता है। भारतीय जनता पार्टी में महापुरुषों के तस्वीरों को बेचा जाता है, उनका नाजायज़ नीलामीकरण किया जाता है। ये क्यों नहीं कह रहे हैं आप? यही चीज़िया तो हम जनता को समझा रहे हैं। हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं ना ये लोग। कोरोना काल अभी बीता है, 3 महीना पहले लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे इसी बनारस के अंदर। लोगों को चिताओं के लिए लकड़ियां नहीं मिली, और जो हिंदू, गरीब गुरबे हिंदू जो निकल करके अब बाहर आए दवा के लिए, दवा भी नहीं मिला, ऑक्सीजन भी नहीं मिला, और मरने के बाद उनका धर्म परिवर्तन हो गया, उनको दफनाने पर मजबूर किया गया। इस पर ये भगवा जो मेथड आपने बताया, जिस पर ये छात्र परिषद वाले लोग चल रहे थे, ये कहाँ गायब हो गए थे? ये क्यों नहीं आए? अच्छा, एक बात बताइए, गंगा में बहती हुई लाशें और कुत्ता नोचता हुआ वो दृश्य आपने भी देखा होगा। गंगा में मुसलमान का लाश बह रहा था, गरीब हिंदुओं का बह रहा था, जो हिंदुत्व के नाम पर नरेंद्र मोदी को वोट किया था, जो हिंदुत्व के नाम पर योगी बाबा को वोट किया था। क्या मिला उसको? उसको गंगा में बहा करके कुत्ता नोचने की सज़ा मिली। ऐसे दोखी राजनीतिक विचारधारा वाले लोगों का तिरस्कार होना चाहिए। मैं ललकार करके इसीलिए बोल रहा हूँ
कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करने का मतलब अपने आत्महत्या करने का नींव डाल लेना या फिर फांसी के फंदे में खुद से अपना मूड़ी डाल लेना, यही है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का नतीजा मानने वाला। जानकारी के अनुसार आप भी इस बार 2022 के चुनाव में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उत्तरी विधानसभा से। आपने उत्तरी विधानसभा को ही क्यों चुना? आखिर वहाँ क्या कमियां हैं जो पूर्व के विधायक या मंत्री वर्तमान में हैं वो करा नहीं पाए? कौन सी कमी ऐसी बची? देखिए, एक बात हम बताएं, मंत्री जी कोई कमवे नहीं किए। पहली बात तो ये है, कोई कमी तो छोड़बे पूछबे मत करिए। रविंदर जायसवाल जी यहाँ 388 उत्तरी विधानसभा के पिछले 10 साल से विधायक हैं। एक बार भी क्षेत्र में नहीं जाते हैं, एक बार भी जो किसी व्यापारियों से नहीं मिलते हैं, एक बार भी जो है कहीं अस्पताल का कोई विजिट नहीं करते हैं। उनको तो खाली क्षेत्र के मुसलमानों के खिलाफ आग उगलना है, इसलिए उनको मिनिस्टर भी बनाया गया है। उनका क्षेत्र कौन कौन सा है? उनका क्षेत्र कैंट रेलवे स्टेशन है। स्वच्छता अभियान में मार पौड़ा चला रहे थे नरेंद्र मोदी जी के साथ कि तन्नी सा फोटोया आ जाता तो थोड़ा बड़का वाला मंत्रालय मिलता। फिलहाल हम लोगों ने उसको भी देखा, समझा। जाइए आप वहाँ स्थिति देख लीजिए, चंदुआ सट्टी है उनके यहाँ, जाके देखिए कि किसानों की स्थिति क्या है और कितने दिन पता करवा लीजिए कि कितने दिन जो है रविंदर जायसवाल जी बतौर विधायक बतौर मिनिस्टर जो है जाकर के किसानों के बीच में बैठने का काम किए। पीछे बड़ी बाजार है, आप जाइए जो है वहाँ सरैया हैं। देश के मुसलमान जो हैं जिनको ये नफरत की निगाह से देखते हैं, वही मुसलमान बनारस के अंदर जो है यहाँ बनारसी साड़ी का मुख्य प्रतीक है। हमारे बनारस के सबसे बड़े पहचान में बनारसी साड़ी में उनका अहम योगदान है। कभी भी जा करके वो लघु और कुटीर उद्योग के दृष्टि से भी बुनकरों से बात किए हों तो बताइए। और पूरी तरीके से ये है कि दलाली धरपाली वाला कार्यक्रम जो है मंत्री जी का खूब चला, और जब तक वो विधायक थे तब तक 2-3-4 तो होटल खरीदे हैं, हमारे पास उसका रिकॉर्ड है। मैं जानता हूँ वो व्यक्तिगत विकास किए लेकिन जनता का विकास नहीं किए। और अब सुनने में आ रहा है कि 2-4 ठो रिसॉर्ट भी खरीद लिए हैं जब से जो है कि मंत्री जी बन गए हैं। तो कुल उन्हीं का विकास करना है, अपना ही विकास करने को जो है अगर वो जनता का विकास समझ रहे हैं तो वो अपने घर चले जाएं। जिनको विकास करना होगा वो जाएंगे। आप जाइए ना, सीवर देखिए बजा रहा है, आप जाइए देखिए बिजली की स्थिति। बिजली जो है कह रहे हैं कि हम बहुत घंटा दे रहे हैं, वो 24 घंटा दे रहे हैं, तो हमसे वसूला भी तो जा रहा है। 2-2.5 रुपया यूनिट का बिजली का बिल जो अब हमको 9 रुपया 75 पैसा देना पड़ रहा है। ऊपर से सरकारी जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं वो दलाली पर अलग से दौड़ा रहे हैं। कोई कहीं कोई कमांड नहीं है भ्रष्टाचार पर। मंत्री जी के इशारे पर लूट होती है, मंत्री जी के इशारे पर दंगा होता है, मंत्री जी के इशारे पर पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मंत्री जी एकदम पूरी तरीके से लंगड़े साबित हुए विकास के दौड़ में। और कहीं ऐसा ना हो कि दोनों टंगवा न कटा के बैठ जाएं। जो है मंत्री जी विकास पुरुष नहीं कहलाए, मंत्री जी पूरी तरीके से लूट पुरुष कहलाए, लुटेरा कहला गए। इसलिए मैं मंत्री जी के खिलाफ लगा रहा हूँ। पिछले 2 बार से उनको जनता चुनती आ रही है। अगर आपको मौका मिलता है, जनता आपको प्रतिनिधि चुन करके भेजती है, तो आप क्या अलग करेंगे? क्या आपका मुद्दा है चुनाव का? देखिए, पहली बात तो हम नफरतवाद के खिलाफ एकदम लड़ेंगे। सबसे बड़ा समस्या हमारे देश और हमारे जो बनारस शहर की है, नफरतबाजियों से हमारे बनारस को बचाना है। हमारा जो बनारस है वो सभी धर्म संप्रदाय और जाति मजहब के लोगों का मिलन जुलन वाला एक आंगन है, जहाँ किसी को किसी जाति मजहब के नाम से नहीं तौला जाता है, सबको प्यार से देखा जाता है। पहला नंबर 1। दूसरा, जो शिक्षा का आधार है, शिक्षा के आधार पर आप जाकर के देखिए जो है कितने प्राथमिक विद्यालयों को इन्होंने डिजिटल करा दिया। एक को आप हमारे तमाम स्पीच को सुन लीजिएगा। मैं लगातार बनारस में प्राथमिक विद्यालयों को डिजिटल विद्यालय बनाने के नाम पर मैं काम कर रहा था। एक ठो बना रहे हैं, पूरा 8 ठो विधायक, 1 ठो प्रधानमंत्री और 18 बार आने वाले हमारे योगी बाबा मिल करके 1 ठो मॉडल बना रहे हैं। अब वही मॉडल बन रहा है। क्या कहते हैं ये लोग कि हमारी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। अरे 7 साल में 7 डिजिटल प्राथमिक विद्यालय बनाए होते। आपको कहीं दिख रहा है कोई प्राथमिक विद्यालय? आप भी तो पत्रकार हैं, आप भी तो दौड़ रहे हैं, हमको तो नहीं दिख रहा है। जो है आज भी टाट पर हमारे बच्चे, जो गरीब गुरबे बच्चे हैं, अमीरों के लिए राजनीति नहीं ना करती है। हमको नहीं ना करना है। अमीरों के पास संसाधन है। अमीर के बच्चे तो सनबीम में पढ़ेंगे, दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ेंगे। हमारा बच्चा तो पढ़ेगा प्राथमिक विद्यालय में, तो हम उसकी ना बात करेंगे पत्रकार महोदय। बतौर नेता हम उस समुदाय से आते हैं, हम गरीबी के दंश से निकल करके आते हैं। इसलिए हम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपना जो पूरा बजट हमारा होगा पहले साल का
जो भी हमारी सरकार निर्धारित करेगी पूरा का पूरा डिजिटल प्राथमिक विद्यालयों पर मैं खर्च करूँगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, स्वास्थ्य महकमा आप देख लीजिए। स्वास्थ्य महकमा में आप जाकर देखिए सरकारी अस्पतालों का क्या हालत है। दीनदयाल आप चले जाइए, जो है यही दीनदयाल में लोगों को भर्ती नहीं लिया जा रहा था। आपदा आ गया, कलई खुल गया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद का और हिंदुत्व का। सबसे ज़्यादा मारे गए तो हिंदू लोग मारे गए इसी कोरोना काल में, जो है इसी नोटबंदी में, इसी गलत जीएसटी के व्यापारी जो लोग थे, जो शिकार थे, उसमें हिंदू मारे गए, जो है। तो यहाँ हिंदुत्व खतरे में क्यों नहीं आता है इनका? इसलिए मंत्री जी पूरी तरीके से स्वास्थ्य के सवाल पर फेल नजर आए, मंत्री जी शिक्षा के सवाल पर फेल आए, मंत्री जी जो है हमारे सीवर और सड़क और बिजली के सवाल पर फेल नजर आए, मंत्री जी जो है प्यार मोहब्बत वाले शहर में जो है कि नफ़रत का बीजारोपण पौधारोपण करने वाले नजर आए, मंत्री जी जो है राजनीतिक आधार पर खाली अपने बड़े नेताओं की चापलूसी और चाटुकारिता करते नजर आए, मंत्री जी सावरकर को पूजने वाले और गोडसे को पूजने वाले नजर आए, मंत्री जी कभी भी जो है गांधी को पूजने का काम नहीं किया, मंत्री जी कभी जो है कि बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत को मानने का काम नहीं किया, मंत्री जी ने बनारस के जो है कभी सभी गंगा जमनी तहजीब को अपनाने का काम नहीं किया। तो मंत्री जी मंत्री बनने लायक नहीं है, मंत्री जी को घर का संतरी बनना चाहिए। वो अभी घर जाएं, अभी उनको सामाजिक ज्ञान थोड़ा और ज़्यादा आ जाए, पार्टी बदल लें, कहीं ना कहीं फिर से उनको कहीं उज्जवल भविष्य उनका हो जाएगा। आप जो भी बातें रख रहे हैं बेबाकी से, आप जिस दल से आते हैं कांग्रेस से, वह कांग्रेस वर्तमान में जैसे लग रहा है कि अनुभवहीनता का परिचायक बन चुकी है। शायद इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस जो है विपक्ष में कभी रही नहीं है। तो क्या ऐसा है कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस की अनुभवहीनता देखी जा सकती है? पत्रकार महोदय, मुझे याद है कि मैं सन 2003 से जब राजनीति क्षेत्र में आया तो मैं भगत सिंह यूथ फ्रंट चलाता था, कांग्रेस के खिलाफ मैं आंदोलन करता था। सन 2016 में हमको कांग्रेस सेवा दल का जिला अध्यक्ष बनाया गया। मैं 2 साल वहाँ काम किया। 2 साल काम करने के बाद मेरा कार्यकाल पूरा हुआ, मैं उस पद से हटा हूँ और तब से मैं कांग्रेस के किसी पद पर नहीं हूँ। देखिए, एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली और योगी बाबा के नफरत बाज वाली जो नीति है, उसमें विपक्ष में कोई रोजी रोटी के सवाल पर कोई सवाल कर देता, वो कांग्रेसी हो जाता है। आप एक बात बताइए, अनुभवहीनता का आपने बात कह दिया, जब सवाल पूछना, रोटी के लिए लड़ जाना कांग्रेसी होना है, इस देश में पहचान है, तो उससे बताइए, उससे बड़ा गर्व की बात कौन सा होगा? शिक्षा के सवाल पर लड़ जाना सरकार से, रूबरू हो जाना सरकार से, उससे बढ़िया उसको कांग्रेसी कह देना, तो बताइए कांग्रेस से बेहतर कौन है? मैं आपके ही सवाल का आपका ही जवाब बना के दे देना। गरीब हुआ, दलित हुआ, पिछड़ा हुआ, अल्पसंख्यक हुआ, हिंदू हुआ, पंडित हुआ, हरिजन हुआ, यादव हुआ, बताइए अगर इनके सवाल, इनके हक हुकूक सम्मान पर अगर कोई सवाल पूछा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी वाले तुरंत कह रहे कांग्रेसी है, तो इसका यह मतलब है कि देश की अंतिम आवाज़ कांग्रेस ही बन सकती है। और भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरीके से जानती है कि देश की अगर आत्मा कोई बोल सकता है, बता सकता है, तो वो कांग्रेस बता सकता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर बता चुके हैं। तो कांग्रेस ही इस देश को चलाई है और कांग्रेस ही इस देश को चलाएगी। भारतीय जनता पार्टी इस देश में जो सरकार बनी है वो इस देश के बुखार के रूप में है, मलेरिया के रूप में है, लंगड़ाबाजी, जैसे लंगड़ाबाजी जो होता है उसके रूप में प्रदर्शन हो गया इस देश का। इस देश को जो है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी शुरुआत में थे, उसी तरीके भिखारी, उसे ही भिखारी बनाने वाले प्रवृत्ति पर हैं। इस देश को योगी बाबा, इस प्रदेश को योगी बाबा कैसे थे? अपने माँ को, अपने परिवार को छोड़ करके, कहो आप एक बात बताइए, गरीबी तो आपके भी गांव में होंगे 2-4 लोग। कौन ऐसा गरीब परिवार का लड़का होगा, माँ बाप होगा, जो अपने बच्चे को संत बना देता है? नहीं बनाता है। और संत जब बन गए तो संत का कार्य क्या है पत्रकार महोदय? एकता के साथ रहना, प्रेम परस्पर को सिखा देना, शांति के राह पर चल देना, यही ना है संत का काम। कि संत का काम जो है कि खाली विद्रोह करा देना, दंगा करा देना, स्कूल कॉलेज में आरएसएस और का झंडा फहरवा देना, तिरंगा का अपमान करा देना, बापू को गाली दे देना, गांधी टाइटल पर जो है अपमानजनक जो है टिप्पणी कर देना, ये संस्कार है संत जी का। तो ऐसे संत को मैं सादर प्रणाम करके दूरवे से कह दूंगा कि भैया आप संत के रूप में बकुला भगत हैं,
बकुला भगत मतलब समझते हैं पत्रकार का होता है? नहीं समझते हैं। बकुला भगत मतलब ये होता है कि बहरवा जो है आदमी को अच्छी अच्छी बात बताना और मठ के पीछे जाकर के बलात्कार करना, इसी को बकुला भगत कहते हैं। हत्या करवाना। हाथरस के बेटी के साथ जो अन्याय योगी बाबा ने किया है वो याद है कि नहीं है? रात को प्रदेश की बेटी को जला दिया गया। ब्राह्मणों के नाम पर खुशी दुबे जैसे एक छोटी बच्ची के साथ किस तरीके की दरिंदगी की गई है, ये बात याद है कि नहीं याद है? पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के पौत्र को फर्जी मुकदमे में ललितेशपति जी को फंसा करके ब्राह्मणों के ऊपर जो है एक चुनौती दाखिल कर देना, ये जाति मजहब विशेष पर सीधे कोड करके हमला करना, ये संत जी का काम है। यही नफरत मुझे भारतीय जनता पार्टी और योगी और मोदी से दूर कराती है। और मैं बनारसी आदमी हूँ, जो लोग मोहब्बत की बात करेंगे मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा, जो लोग नफ़रत की बात करेंगे मैं उनको हमेशा गाली देता हूँ और बेबाकी से गाली देता रहूँगा। पत्रकार महोदय, मुझे कोई डर वर नहीं है, हम नहीं डरेंगे, हम लड़ेंगे नफ़रतवाद के खिलाफ, हिंसावाद के खिलाफ, रक्तपात के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, धर्मवाद के खिलाफ। हम लड़ना जानते हैं, हमारे पूर्वज लड़े और हम भी लड़ेंगे। हम तो अपने बनारस की एक परंपरा को आगे ले जा रहे हैं, इसलिए हम आपके सामने बैठते हैं और बड़ी बेबाकी से बात करते हैं। अपने अभी उत्तरी के जो मंत्री जी हैं वर्तमान में, उनके खिलाफ तो बहुत सारी चीज़ें बताया, उनकी कमियां बताया। आपकी क्या तैयारी होगी, कैसे आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि दो बार से उनके ऊपर जनता भरोसा करती हुई नज़र आ रही है? देखिए, जनता को के अंदर पूर्ण रूप से अविश्वास है, आक्रोश है। और मंत्री जी को हराना कोई बहुत बड़ा आसान काम नहीं है, कठिन काम नहीं है, बहुत आसान काम है। बशर्ते मंत्री जी का जो संगठन है, मंत्री जी के पास जो लूट का पैसा है, जो भारतीय जनता पार्टी जो रेलवे बेच करके पैसा जुटा चुकी है, LIC बेच करके पैसा जुटा ली है, पावर कॉरपोरेशन के कई सेक्टर बेच करके पैसा जुटाई है, RBI का पूरा पैसा ले ली है, PM केयर फंड के नाम पर कोरोना में जो हजारों करोड़ रुपया चला गया है, 20 लाख करोड़ रुपया मोदी जी कहे थे पिछले साल कि हम दे रहे हैं देश को, 20 लाख करोड़ रुपया। पत्रकार महोदय, 6 महीने बाद जो है दूसरी लहर आया, ऑक्सीजन के लिए लोग मर गए। तो इस तरीके का जो पैसा हेरा फेरी करने में जो है नरेंद्र मोदी जी तेज़ हैं, भारतीय जनता पार्टी तेज़ है, वो एक बड़ी चुनौती है हमारे लिए। तो हम उससे भी निपटने के लिए तैयार हैं। हमारे यार मित्र साथी लोग हैं जो खाटी बनारसी हैं और बनारस और बनारसियत के लिए जो लड़ने वाले लोग हैं वो मेरे साथ हैं। तो मैं उनके साथ जो है संघर्ष कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। और रही बात होल्डिंग पोस्टर की बात, तो चुनाव में बहुत ज़्यादा तो हम होल्डिंग पोस्टर नहीं लगा पाएंगे पत्रकार महोदय, लेकिन हाँ, ये एक पर्चा हम लोग छापे हैं और बांट रहे हैं। ये पर्चा है और इस पर्चे पर खाली 11 सवाल हैं। मैं आपके सामने इस पर्चे को पढ़ करके बताना चाहता हूँ, 2 मिनट हमारा भी ले लीजिए। जो है इस पर्चे में साफ साफ लिखा हुआ है कि लड़ाई अमीर का लाडला बनाम गरीब के बेटा में होगा। मंत्री जी अमीर हैं, हम गरीब परिवार से हैं, इस बात को फैक्ट है। और उसके बाद हेडलाइन है, आखिर सवाल तो है ना। तो पहला नंबर, इस मंदी में रसोई गैस बहुत महंगा हो गया, 1000 हो गया। पत्रकार महोदय, घरवा में जाइए और पता करिए, घर के महिलाओं से बात करेंगे, वो चिढ़ जा रही हैं। आधा तो जरल रोटी खाली इसी महंगाई के वजह से घर में मिल रहा है। पैसा तो आप कमा नहीं रहे, हम लोग कमा नहीं पा रहे हैं, घरवा में नहीं दे पा रहे। घर में महंगाई एक कलह खिंचाइन का बड़का जड़ बन गया है। नंबर 1 बात ये है, इसको भी हमने ध्यान में रखा है। इस मंदी में स्मार्ट मीटर लगाकर लूट हो रही है। अरे बाप रे बाप, यहू देख लीजिए। जो है स्मार्ट मीटर को ये 1 साल में 3 बार बदला गया बनारस के घरों में। जो है कि अब इससे आ रहा, अब इससे आ रहा, अब इससे बढ़िया आ रहा है। गुरु आप जो है कि हाउ 6 वाट वाला ही बत्ती जला रहे हैं और उसका बिल आ जा रहा है हड़रा करके 2500 रुपया। बताइए, आदमी बिलबिला नहीं जाएगा? घर में हम राशन भरें कि हम घर में जो है ले करके आवें? जो है कि बिजली का बिल भरते भरते परेशान हो गए हैं। नंबर 2 सवाल है, जनता से जुड़ा सवाल है। हम इस सवाल पर लड़ने आए हैं। हमको जाति मजहब और पार्टी दल की दलाली और चापलूसी करके टिकट का काम नहीं करना है। कांग्रेस के लोग अगर सुन रहे हैं तो उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ, विपक्ष के जितने दल के लोग हैं, अगर वो ये सोचें कि हरीश मिश्रा जैसे नौजवान को राजनीति में आने के लिए पार्टियों का तलवा चाटना होगा,
तो मैं चाटने के लिए नहीं आया हूँ, मैं लड़ने के लिए आया हूँ। लड़के चला जाऊँगा इस बनारस से, मुझे गर्व रहेगा। मैं राजनीति MP MLA बनने के लिए पत्रकार जी मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। हमारे घरों में जो किल्लत है, हमारे घरों में जो दर्द है, हमारे बनारस के ऊपर जो प्रहार है, उससे मैं विचलित व्यक्ति हूँ। इसलिए चुनाव लड़ने जा रहा हूँ कि क्योंकि चुनाव का एक ऐसा मौका होता है जब सारे गद्दार और लुटेरे एक साथ सच सवर करके बाहर निकलते हैं फार्चूनर और लमका बंदूक लेकर के, तो वहाँ भी गरीब गुरबों के घरों से निकला हुआ एक नौजवान, बेरोजगार नौजवान जा करके सवाल पूछने का एक माध्यम बनेगा। इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। गुरु, पेट्रोल 100 रुपया के पार हो गया है। आप बताइए, कोई नहीं बोलने को तैयार है। और कायर जो योगी सरकार है वो पुलिस लगा करके आंदोलनों का दमन करती है। बनते हैं ये शेर दिल। काहे शेर दिल बन रहे हैं योगी बाबा? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी का आदमी कोई कह दे कि आओ मिश्रा, तुम दिखाओ ताकत सड़कों पर, जनादेश के आधार पर हम फैसला लेंगे। परमिशन कोई दिला दे। DM साहब घिघियाते हैं परमिशन देने में। कमिश्नर साहब अपने यशो और पुलिसों को घरों पर लगवा देते हैं और नजरबंद करा देते हैं। डरते हैं, कायर हैं योगी बाबा। सवाल पूछने से, सवाल सुनने से भागते हैं योगी बाबा। इसलिए हम उनसे रूबरू होना चाहते हैं। और इन भारतीय जनता पार्टी के लुटेरों जो नेता हैं और हिंसावादी जो कार्यकर्ता हैं, ये गाली देते हैं इनके कार्यकर्ता। जब सवाल नहीं जवाब नहीं दे पाते हैं सवाल का, तो माँ बहन की गाली देंगे। ये गुंडई के आधार पर राजनीति कराएंगे और बनारस पर कब्जा करेंगे। जबड़ा फाड़ दिया जाएगा जो बनारस को गुलाम समझने की कोशिश करेगा, जो जुर्रत करेगा कि सवाल पूछने पे बनारसियों के ऊपर लाठी चलाने का जो जुर्रत करेगा, वो लाठी पिछवाड़े में घुसा दिया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। तीसरी बात है, कोरोना काल में कई करोड़ नौकरियां चली गई। हम नहीं कह रहे हैं, भारत का डाटा कह रहा है। हम बुरा सवाल कह रहे हैं पत्रकार, बताओ हम बुरा सवाल पूछ रहे हैं? नहीं ना। हम गाली दे रहे हैं? हम नरेंद्र मोदी को गाली दिए? हम योगी बाबा को गाली दिए? नहीं ना। हम नौकरी के बारे में सवाल पूछे। ये कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी, RSS और बजरंग दल और गायत्री मंडल, महामंडल, महामना मंडल, तनी फलना ढकना अंडल मंडल कमंडल, लहले दहले दौला धूपी खाली जय श्री राम का नारा लगा करके हिंसा उत्पात मचा दे। इन सबों को थोड़ा सा पत्रकार तुम भी जब मिलेंगे ना आपसे, तो आप भी थोड़ा समझाइएगा कि बनारस ये नहीं है। दूसरी बात, नौजवानों की नौकरी, 2 करोड़ नौकरी नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि हम दे ही देंगे, नहीं मिला, चला गया। ये भी एक सवाल इसमें है। पूरे भारत में धर्मवाद, नफरतवाद, हिंसा और दंगा का माहौल क्यों है? कभी NRC CA NRC के नाम पर दंगा हो रहा है, तो कभी कोरोना काल में जो है हिंदू मुसलमान तबलीगी जमात के नाम पर दंगा हो रहा है, तो कभी जो है दिल्ली का दंगा हो रहा है, तो कभी सहारनपुर में दंगा हो रहा है, कभी अगड़े के नाम पर लोग जलाए जा रहे हैं, कभी पिछड़े के नाम पर जलाए जा रहे हैं। दंगों का हवाला दे रहे हैं। वर्तमान सरकार तो कहती है कि दंगों को बढ़ावा विपक्ष देती है। हमारे तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम बात करें उनके कार्य की, तो बताते हुए नज़र आते हैं कि हम सभी धर्म समुदाय को एक साथ ले करके अपना कार्य करते हुए नज़र आते हैं। जैसे उन्होंने 370 की बात किया, राम मंदिर निर्माण का बात किया, 3 तलाक की बात किया, तो उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को शामिल करने की बात करते हैं आप। और आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दंगा कराती है। भैया, अगर ये सब कायर और डरपोक नहीं थे तो कश्मीर में 370 हटाने के बाद इंटरनेट 1 साल काहे बंद कर दिए? खोल दिए होते, कैद करके, पुलिस लगा करके, नज़रबंद करके अपना छाती पीट रहे हो। ये शेर नहीं, ये गीदड़ों का काम है। ये 56 इंच का काम नहीं है, ये हिजड़ों का काम है। इस बात को आप सुनिए। अगर मैं सरकार में रहता तो मैं पुलिस लगा करके किसी विपक्ष के नेता को दबाव में न डालता। जनादेश मिला तो था जिला पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी को। धनबल का कार्य नहीं हुआ, पुलिस की गुंडई नहीं, तांडव नहीं हुआ। कैसे लोग जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए? हम समाजवादी पार्टी के सबसे लीडिंग पार्टी थी समाजवादी पार्टी। हम समाजवादी पार्टी के एक को भी करता नहीं है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, इस आदमी ने, आपने हमको समाजवादी पता और कैंडिडेट को वोट दे दिया, मैं जीत गया जिला पंचायत सदस्य। मेरे अंदर इतनी जुर्रत कैसे हो गई कि हम जाकर के समाजवादी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देंगे? नहीं, वहाँ पुलिस लगाया गया था, बच्चों के गर्दन को दबाने का काम किया गया था, महिलाओं का बलात्कार करने का धमकी दिया गया था, यही पुलिस के लोग दिए थे। इस बात को समझिए। गुंडई और धनबल के आधार पर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव
भारतीय जनता पार्टी जीती। ये लोग कायर लोग हैं, डरपोक लोग हैं, ये सब का बतियाएंगे। आमना सामना क्यों नहीं कराते हैं आप? क्यों नहीं? आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी आते हैं, बहुत बढ़िया आदमी है ना, योगी जी आते हैं, बहुत बढ़िया आदमी है। मेरी खुली चुनौती है विपक्ष के किसी भी प्रमुख नेताओं को, उसमें से एक तो हमको जरूर, क्योंकि हमारा नाम बनारस वाले मिश्रा जी है, हमों को बैठा है ना, एक बार बात तो करें, रौब से आमने सामने बैठे बात करें कि भाई आप लोग क्यों इतना चिल्ला रहे हैं, हम मुख्यमंत्री हैं, बताइए क्या है कमी बेसी। विपक्ष इस लोकतंत्र और विपक्ष इस जनता की मजबूत आवाज़ का रोल अदा करता है। इसका यह मतलब है ये गुंडई के बल पर सत्ता चलाना चाहते हैं, हत्या के बल पर, पुलिस के बल पर। तो हम बिलबिला करके क्या कहेंगे कि शेर हैं, ये कायर हैं, डरपोक हैं। योगी बाबा जेल में ठुसवाते हैं, फर्जी मुकदमा लगवाते हैं। कहें पेट्रोल 100 रुपया का हो गया, जनता बिलबिला रही है, रो रही है, कह रही है, लेकिन धरना नहीं देने का, परमिशन देने का कमिश्नर साहब को आदेश नहीं है। आप सरसों के तेल पर हम सवाल पूछ दिए तो हम कांग्रेसी हो गए, हम देश के राष्ट्रद्रोही हो गए। अरे आप उसका कारण बता दीजिए। देश आपके साथ है, देश आपके साथ कोरोना काल में नहीं था, पैसा नहीं दिया पीएम केयर फंड में, थाली ताली नहीं बजाया आपके साथ, टार्च दिया बत्ती नहीं जलाया, पूरे देश ने जलाया, तब तो देश आपके साथ था। और सरसों के तेल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं, महंगी सब्जी पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, महंगी बिजली के बिल पे जवाब नहीं दे रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों का जो लूट है हर घरों में, डिजिटल पढ़ाई के नाम पर जो है, आप जो है फीस हम लोगों का जा रहा है, हम लोग देने पे मजबूर है, नहीं तो स्कूल के बच्चा काट देगा ना। सारी खाने पीने की खाद्य पदार्थ जो है महंगी हो गई है, उस पर हम सवाल कर रहे हैं, पुलिस लगा रहे हो। धरना देने का पत्रकार महोदय नहीं है, और कोई ऐसा अधिकारी भी नहीं आ रहा है जो ये कहे कि नहीं आप लोकतांत्रिक तरीके से अपने सवाल को कहिए, हम सरकार की तरफ पहुंचाएंगे। अधिकारी को भी अपना नून और रोटी मलाई चाटने का व्यवस्था मिल गया है। बनारस आ जाओ, खाली बनारस वाले मिश्रा जी को मुकदमे में डाल दो, जेल में भर दो, समाजवादियों के ऊपर लाठी चला दो, बसपाइयों को जो है कि कुछ कह दो, जाति मजहब, वही मैं बार बार कर रहा हूँ, फिर वही नफरतवाद है। तो नरेंद्र मोदी और योगी बाबा कायर हैं। मैं बैकअप के माइक पर बार बार कह रहा हूँ, आमना सामना करना चाहिए, पुलिस का सहारा छोड़ दो योगी बाबा। अगर असली मर्द हो, और नामर्दों की बात तो अलग है, पुलिस लगा करके हिजड़ों की तरह छुपेगा तो छुप लो। हिजड़ा और नामर्दगी का सबसे पुख्ता प्रमाण भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, योगी बाबा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मिनिस्टर हैं। सामना नहीं करते हैं, गाली देते हैं माँ बहन की, पुलिस लगवा के जेल में डलवा देते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ, मैं बनारसी आदमी हूँ गुरु, चुनाव लड़ूँ या न लड़ूँ, लेकिन अत्याचार और अन्याय के खिलाफ मैं लड़ा हूँ और मैं लड़ता रहूँगा। तो प्राइवेट अस्पताल में आप चले जाइए, भाई साहब ज़मीन बिक जाएगी, पत्रकार महोदय आपका, भगवान न करे कि आपके यहाँ कोई बीमार हो, छोटी सी रोग का 15-15, 20-20 हज़ार, 1-1 लाख रुपया प्राइवेट अस्पताल में लोग ले रहे हैं। 8 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कुछ 2-3 सीट तो ऐसे हैं शहर के जो 45-45 साल से विधायक हैं। पिछले 25 साल से मेयर यहाँ विधायक है, पिछले 15 साल से जो है सांसद यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का है, जिला पंचायत अध्यक्ष आपका है। अरे का लेंगे आप बनारस से? क्यों कफन के लिए तरसवा दिया बनारसियों को? क्यों नहीं चिता के लिए लकड़ियां मिल पाई? ये सवाल पूछना, कांग्रेसी अगर है, समाजवादी अगर होना है तो मैं बार बार ये सवाल पूछूंगा, लेकिन मैं लड़ूंगा। इनके गलत में भाई सब डरपोक हैं। सावरकर नहीं मांगा 17 बार माफी, मांगा ना मित्र, गोड़ से नहीं मार दिया गांधी जी को गोली। ये सब राष्ट्रभक्त हैं, ऐसा वीर बनेंगे? ये सब कायर और डरपोक हैं। हम जैसे लोगों से डरता है इनका नेता, जेल में भेजवाता है, जब जब विजिट होगा तब तब पुलिस घर पे लगा दिया जाता। अरे क्यों नहीं सामना करने देते हो? इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है और दिल में चोर है, और बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला है। यही कहानी है, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। पुलिस व्यवस्था देख लीजिए, कोरोना काल में 1 रुपया किसी को नहीं मिल रहा था। मास्क के नाम पर पुलिस ने चौराहों पर कॉलर पकड़ करके पीटने का काम किया हम बनारसियों। कोई नेता पुलिस से ये नहीं कहा कि देखो लाठी मत चलाओ, बुरा दौर चल रहा है। 500-500 रुपया पैसा जेब में नहीं हुआ करता है, मैंने देखा है उन गरीबों को। पुलिस गुंडई के आधार पर मास्क के नाम पर सब्जी का पैसा छीना है, चालान काटा है।
पेट्रोल दबा के पैसे को छीना है पुलिस ने। ये क्रूर पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, बनारस की पुलिस का क्रूरता रहा है। और अभी भी आप जाइए देखिए चौराहों पर अनायासु डिजिटल वाला मोबाइल लेकर के आप हेलमेट वेलमेट लगा के जा रहे हैं, फिर भी कट रहा है। कौन नेता है किस दल का जिसने ये कहा कि उत्तर प्रदेश खासकर बनारस बाबा विश्वनाथ के नगरी में इस तरीके का अत्याचार बनारसियों पे मत होने दो। मैं बनारस वाले मिश्रा जी इसी बतिया पर करता हूँ। एक तो एप्लीकेशन मोबाइल खो जाए तो जाइए देखिए पुलिस अधिकारियों का व्यवहार, सिपाहियों का व्यवहार, माँ बहन की गाली देता है। ये लोग बाहर से लोग आते हैं और बनारस के ऊपर शासन और सत्ता चला करके गुंडई और हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। बनारस विद्रोह करेगा पत्रकार महोदय इस चुनाव में, तख्ता पलट देगा इस नरेंद्र मोदी और योगी बाबा का ये जो फर्जी भगवा वाला सरकार चला रहे हैं। राम मंदिर बनवा रहे थे, सवलिया तो मुख्य वाला पूछबे नहीं किए, देखिए हम भी भुला गए थे। सुन लीजिए, मैंने मेंशन किया था कि राम मंदिर 370 और हिंदूवादी है ना पत्रकार जी, हिंदूवादी है ना, हिंदुत्व की रक्षा करने वाले, तो हिंदू परंपरा को संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे? ये सब कि अंड कबंड कर देंगे। देश में हिंदू समुदाय में देश के 4 शंकराचार्य हैं। उनको किसकी उपाधि दी जाती है? बाबा विश्वनाथ की उपाधि दी जाती है। जिन्हें शास्त्र नहीं मालूम है, जिन्हें तलवा चाटना है नरेंद्र मोदी का, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम नहीं मानेंगे इस बात को। मंदिर का निर्माण क्यों नरेंद्र मोदी ने जाकर के शिलान्यास किया? हिंदुत्व के ऊपर क्यों करारा तमाचा मारा? पंचक काल में जाकर के ज्ञान कुछ है ये नहीं है, खाली हम ही बना ले, हम ही ले ले। इतना पगला गए हो। हिंदुत्व जैसे लग रहा है कि ऐसा कूड़ादान हो गया भारतीय जनता पार्टी का, डस्टबिन टाइप का, कि जो भी अन्याय हो रहा है उसी में ठूस दो, कोई बोलने वाला नहीं है। बनारस बोलेगा, बनारस के सारे लोग चुप रहेंगे तो बनारस वाले मिश्रा जी बोलेगा। शंकराचार्य थे नरेंद्र मोदी, श्री राम जी की स्थापना साधु संत के, इतना हजारों करोड़ साधु संत थे, उसमें कोई ऐसा बुजुर्ग या कोई चारों शंकराचार्य में से एक ठो शंकराचार्य नहीं मिला। संतों को लड़ा देना, जाकर के जो है कि मठों में लड़ाई लगवा देना, ये सब का आप बात करते हैं नेताजी पत्रकार महोदय? ये सब कोनो स्तर के नहीं है। ये सब बतियाएंगे हमसे। नंबर 1 देखिए, ये हिंदुत्व का सबसे बड़ा बेइज्जती। एक नारा याद होगा बनारस के अंदर, हर हर महादेव। हर कोई कहता है, हर बनारसी बड़े शौक से कहता है। सन 2014 में महादेव का बाऊ भी आ गई, एक नारा बदल गया। हमारे महादेव का अपमान हमारे शहर, हमारे गली, हमारे आंगन में किया गया। 500 रुपये पे जमीन खरीदा गया। किसका? गरीब गुरबों को, बाहरियों को लाया गया। और नारा क्या लगवाया? हर हर मोदी। ये महादेव से बड़े हैं, बड़ा हुमन नरेंद्र मोदी। अति घमंडी, विनाशकारी विचारधारा। महादेव के आंगन में हर हर महादेव के जगह हर हर मोदी का किसको जरूरत था कि कोई लगा देगा? अब आइए धर्म के आधार पर इस पर चर्चा करिए। हर हर विष्णु कभी सुने हैं? हिंदू हैं कि मुसलमान हैं पत्रकार जी, पहले बताइए। हिंदू हैं। हिंदू हैं। हर हर हिंदू सुने हैं? अरे हर हर विष्णु सुने हैं कभी? तमाम इतना जितना लोग आए हैं, पंडित जी लोग और संत जी लोग, किसी को जरूरत करते हुए देखा है आपने कि हर हर विष्णु, हर हर ब्रह्मा? क्यों? क्योंकि ये जो सर्वशक्ति समन्वय का जो सबसे बड़ी जो शक्ति धरती है वो काशी है। यहाँ के महाराज सिर्फ और सिर्फ बाबा विश्वनाथ हैं। और उन्हीं के आंगन में आकर के ये घमंडी आदमी और हिंदुत्व का जो है कि फर्जी हिंदुत्व का जो है लालच दिखा करके आया, हमारे गरीब गुरबों को 500 रुपया में ले करके जो है कि हर हर मोदी का नारा लगवा दिया। और ये बनारस के ये चापलूस टाइप के जो भारतीय जनता पार्टी का देहड़ी अपने जिभिया से चाटते हैं, वो लड़ते हैं कि हर हर मोदी लगेगा। वो भगवान है? अगर वो भगवान है नरेंद्र मोदी, तो कोरोना काल को क्यों नहीं रोक दिया? हमको बताओ, भगवान है तो। लेकिन बाबा विश्वनाथ रोक देंगे। जाओ एक बार माथा टेको, जो चीज मांगोगे वो चीज मिलेगा। क्यों बेचने पर उतारू हो गया पूरा देश? क्यों बिक रहा है देशवा? पैसवा नहीं है, जीडीपी क्यों घट गया नीचवा?
भगवान बन रहे हैं। साफ तौर पे कहते हुए नजर आते हैं कि जो 70 साल से खाई बना के गई थी किसी सरकार ने, उसको मैं भर रहा हूँ और उसमें समय लगेगा। तो आप सीधे तौर पे कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब सत्ता छोड़े थे तो उस समय देश में कितना टन सोना था? देखिए, हमसे लॉजिकल बात करिए। हम चौराहा पे जय श्री राम, मैं अपनी बातें नहीं रख रहा हूँ, मैं सरकार के द्वारा बार बार रिपीट करने वाले शब्द को ही रख रहा हूँ। भैया मेरे, मैं कमल के फूल वाला पट्टावा पहन करके 4 ठो बियर पी करके घर किसी दूसरे के बहन बिटिया को जाते वक्त गलत निगाह से मैं नहीं न, मैं सेंगर नहीं न हूँ। आप चिन्मयानंद नहीं न हैं। हम लोग नॉर्मल आदमी हैं, बतिया तो कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है कार्यकाल। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी बाबा विश्वनाथ के आंगन में आते हैं, हजारों शिवलिंग टूट गया। बताइए, कोई मुसलमान भी ऐसा आतंकी राजा क्रूर हुआ था, शासक हुआ था, जिसको इतनी जुर्रत रही हो कि बाबा विश्वनाथ के नगरी में आकर के हजारों शिवलिंग को उठा करके नाले में फेंकवाने का जुर्रत है किसी के पास? किसने किया? आपको याद है कि नहीं है? नगमा के नाले में शिवलिंग मिला था। हई जो 18 किलोमीटर वाला त्रिपुंड पोत करके हई जो फर्जी कुल मिला टहल रहे हैं भगवा पहन करके, ये सब क्यों नहीं बोले कि नरेंद्र मोदी जी देखिए, स्वाभिमान के साथ और बनारसियत के साथ गद्दारी मत करिए। विकास के नाम पे हमारे एक छोटे से शिवलिंग को भी मत उखाड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ कण कण में शंकर हैं। क्यों उजाड़ दिए बनारस के गलियों को? क्यों खत्म कर दिए बनारस के बुनकरी को? क्यों बर्बाद कर दिए यहाँ के मजहबी एकता को? और सब तो छोड़ो मित्र, माँ गंगा ने उनको बुलाया था। उत्तर वाहिनी माँ गंगा बनारस के घाटों पर निकलती हैं और उसका भी व्यापारीकरण करके धारा रोक दिया गया। जाके देखिए वहाँ रामनगर से अर्धचंद्राकार जो हमारी माँ गंगा की तस्वीर थी, अब उसको चौकोर बना दिया। इसीलिए मैं इस आदमी को जल्लाद कहता हूं और शास्त्रों का सबसे बड़ा दुश्मन कहता हूं, हिंदुत्व का सबसे बड़ा गद्दार आदमी कहता हूं। तो मैं नरेंद्र मोदी को कहता हूं, योगी बाबा को कहता हूं, आपके जबरी पिस्टल लगा देने से मैं हर हर मोदी नहीं बोलूँगा। मेरे मुंह में जहर की बोतल ठूस दो, मुझे पीतल की गोलियों से भर दो, लेकिन अंतिम आत्मा और जर्रा जर्रा हर हर महादेव कहा है, और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ हम लड़ेंगे। हाई सब हिंदुत्व बचा लेंगे। बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर पाए। हाई योगी बाबा आए थे, कह रहे थे हम एंटी रोमियो बनाएंगे। आपको मालूम है कि देश के अंदर कितना, प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा बलात्कार किसके कार्यकाल में हुआ? ये योगी बाबा के कार्यकाल में। नरेंद्र मोदी जी सन 2014 में सीट जब संभाले थे तो मनमोहन सिंह जी 8.9% का जीडीपी छोड़ के गए थे देश का। गए थे कि नहीं गए थे? रिकॉर्ड कह रहा है। उसको इतना मेहनत करके -7.3 पे ला दिया। ये आदमी है यार। हरीश जी, एक अंतिम सवाल, आप इस सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे? चंद शब्दों में आप हमें बताने। इस सवालिया पर कोई अपेक्षा भी नहीं। ये सब आत्मा एकदम तोड़ दिए, रुला दिए हैं आम जनता को। गरीब गुरबा परिवार से निकलने वाले हर व्यक्ति को 5 किलो के अनाज पर इन सबों ने ज़मीर खरीदने का काम किया। पत्रकार महोदय देखिए, प्रधानमंत्री छाती पीट पीट के, योगी बाबा छाती, हम 5 किलो दिए, 1 किलो चना दिए कोरोना काल में। अब वही जो है, तो ये सब देने वाले लोग नहीं हैं पत्रकार में, तो ये सब लूटने वाले लोग हैं। ये सब ले लिए, प्रदेश पूरा खाली हो चुका है। हर जगह पर तो आप दे रहे हैं, कभी चौराहे पर गाड़ी के नाम पर दे रहे हैं, तो कभी जो है महंगाई के नाम पर बनिया के यहाँ दे रहे हैं, तो कभी बिजली के नाम पर दे रहे हैं। आप ले क्या आ रहे हैं? सरकार क्या दी है आज तक? एक सर्वे करा लीजिए जनता के बीच में, क्या मिला है? उज्ज्वला दिए, जितना उज्ज्वला नहीं दिए उसका 3 गुना बैनर पूरे देश में लग गया नरेंद्र मोदी का जो है। और अब उस उज्ज्वला के ऊपर एक रिपोर्ट बनाइएगा। मैं बैकअप के पूरे टीम से निवेदन करना चाहूँगा कि जिनको जिनको मिला है उनके घरों पर जा कर के उस उज्ज्वला सिलेंडर को आप देख लीजिए क्या स्थिति है। कह रहे थे हम शौचालय बना रहे हैं देश में, जाके देख लीजिए शौचालय कठो बना, उसके क्या स्थिति हो गई है जो है। पूरी तरीके से पत्रकार महोदय लूट है। इस लूट के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। जनता आक्रोशित है। हमको लगता है
कि हम जैसे नौजवानों को सदन के अंदर भेज करके इस क्रूरता के खिलाफ बनारस की जनता एक बड़ी इतिहास बनाएगी और बाबा विश्वनाथ के सम्मान को बढ़ाने के लिए हम जैसे लोगों को जिताएगी। ये घमंडी, नापाक इरादे वाले लोग और बनारस को बर्बाद करने का सपना देखने वाले लोगों के ऊपर करारा तमाचा मारेगी। हमारे जैसे गरीब गुरबे आदमी को उठा करके सदन में भेजेगी। हम लोग अपने बनारस की रक्षा करेंगे, हम अपने बनारस को सजाएंगे, संवारेंगे। ये लाए थे हेरिटेज पोल। मैं आपसे एक निवेदन और करूँगा, ये जो पोल लगा था हाउ टंगनिया वाला, ऐसे जानते हैं उम्मन लगाया था अंग्रेजी बल्लभ, कह रहा था कि हम स्मार्ट क्वेटो बनाएंगे। जानते हैं उसका एक पोल का दाम आप पता कर लीजिएगा नगर निगम में और देखिए कि कितना लगा है, और एक बार पूरे सड़क का सर्वे कर लीजिए। काम तो ऐसे न होगा। यही सवालिया हम कहते हैं। हेरिटेज पोल के नाम पर लूट है। जहाँ दीवार जो है कि एकदम जर्जर था, नया लगाना था, उस पर प्लास्टर करके बाबा जी वाला बनारस का लगा दिया, घाट का तस्वीर लगा दिया। ये सब गुजराती लोग हैं, ये सब बनियागिरी करने वाले लोग हैं, ये देश को लूटे हैं। अडानी अंबानी इनकर दोस्त हम नरेंद्र मोदी जी के कुल कमवा अडानी अंबानी का प्रॉफिट में जा रहा है। सरकारी बीएसएनएल घाटे में जा रहा है, एमटीएनएल घाटे में जा रहा है, अब रेलवे घाटे में चला गया। अडानी का पावर कॉरपोरेशन जो है कि फायदे में जा रहा है और पूर्वांचल वितरण निगम जो है घाटे में जा रहा है। ये क्या समझा रहा है? यही समझा रहा है कि सारे सरकारी तंत्रों को बेच करके अपने पूंजीवादी मित्रों को दे देना है और हमारे आरात के शिक्षा पे कुठाराघात करके हम लोगों को मजदूर बना देना है। उत्तर प्रदेश और बनारस के अंदर जो भी बड़े ठेकेदारी चल रही हैं, उन ठेकेदारों में प्रमुख ठेकेदारों को आप पता कर लीजिए कि कहाँ के हैं। हमारा बनारस नौकर और मजदूर हो गया है इन गुजरातियों के हाथ में। हम यही लड़ैया तो लड़ना चाहते हैं। हमारे बनारस का मालिक हमारा बनारसी होगा। कोई भी ठेका टेंडर होगा, बनारस का ठेकेदार होगा। कोई भी स्कूल खुलेगा तो बनारसी लोग उसके जो है सभी टीचर होंगे, वो होंगे। ये सब बाहरी लोग आ रहे हैं। कोई भी बिजनेस हो रहा है, कोई भी फ्रेंचाइजी हो रहा है, तो ये गुजराती लोग आकर के यहाँ मालिक बन रहे हैं। हम बनारसियों को चपरासी बना के पानी पिलवा रहे हैं। ये नहीं चलेगा बनारस में। पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से भाजपाइयों को कह देना चाहता हूं, तुम्हें तलवा चाटना है, गुजरात का ट्रेन पकड़ लो। बनारस में अगर रहना होगा तो हर हर महादेव के नारे के साथ बनारसी राज करेगा। कोई गुजराती भेड़िया जल्लाद टाइप का आकर के यहाँ पर राज नहीं करेगा। इसी बात के साथ मैं अपने बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। कोई सवाल जवाब अब मैं आपसे नहीं करना चाहता। आप भाजपाइयों का सवाल पूछ लेते हैं, मेरा खून एकदम गर्म हो जाता है, कलेजा से मेरा जहर निकलने लगता है। पत्रकार जी, आज के बाद गांधी जी के ऊपर सवाल करिएगा, आज के बाद अम्बेडकर जी के ऊपर सवाल करिएगा, आज के बाद इस तिरंगा के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर हाई अंगी संगी और ये सब चोर लुटेरों का सवाल मत किया करिए। बाबा विश्वनाथ आपको यशस्वी बनाए, आपके चैनल को खूब तरक्की दे, खूब बरकत हो। यहाँ हिंदू भी आकर के अपनी बात कहे, यहाँ मुसलमान भी आकर के बात कहे, यहाँ ईसाई भी आकर कहे। तमाम जाति धर्म लोग के लोग बैकअप को इस निगाह से देखें कि ये मेरा आवाज़ है, ये मेरा पेपर है, ये मेरी विरासत है। इस तरीके से आप लोग काम करिएगा। बाकी तो हम बनारस वाले मिश्रा जी है ये हैं। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय बनारस। आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।